देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,82,315 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 3,780 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। इस बीच राहत की बात यह है कि 3,38,439 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 34 घंटे में 15,41,299 लोगों की टेस्टिंग हुई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना पर हर कंफ्यूजन को दूर करें आप हमारे साथ, और क्योंकि आज इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार। तो डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक हैं। डॉक्टर कुमार, सबसे पहले तो यही सवाल कि पिछले कुछ दिनों का जब आप ट्रेंड देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं, कोरोना की इस दूसरी लहर को लेकर इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आपके हिसाब से क्या है? कोरोना की जो सेकेंड वेव चल रही है वह काफ़ी चिंताजनक है। हमें काफ़ी इस बारे में कंसर्न है और आप सब जानते हैं, देश पूरा जानता है कि सभी इससे परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, प्रोफेशनल्स भी परेशान हैं और पॉलिसी मेकर्स अपना काम अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस बारे में जैसे जैसे जो ज़रूरतें होती हैं उस बारे में वैसे डिसीजंस लेकर के उनको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि इसको हर तरह से कंट्रोल में किया जा सके। ये बात सही है कि केसेस अभी प्लेटू की तरफ नहीं है, एक झुकाव या एक जिसे कहा जाए कि वो स्टेबलाइज होने की स्थिति में अभी नहीं लग रहा है। कुछ दिन पहले इंडिकेशन आया था 2 दिन के लिए कि शायद हम प्लेटू की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन ये शायद अभी थोड़ा सा जल्दी है। 1 सप्ताह के अंदर शायद हमें पता लगेगा कि ये प्लेटू की तरफ हो रहा है और झुकाव की तरफ हो रहा है या नहीं। और अगर लेकिन हमें फिर भी जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर हम कहते हैं कि अगर ध्यान रखें कोई भी साइंस, ख़ास तौर से मेडिकल साइंस, तो हम इसको तुरंत पार कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एंटिसिपेशन। हमें इसको एंटिसिपेट करना चाहिए, हमें रीड करना चाहिए, हमें इसकी एक वैज्ञानिक इसकी प्रक्रिया को समझते हुए इसके बारे में एनालिसिस करते हुए हमें समझना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। उसको कहते हुए हमें एंटिसिपेट करना चाहिए और एंटिसिपेशन के साथ हमें अपनी तैयारियां, प्रिपरेशन फेज जिसे कहते हैं, वह पूरी तरह से तत्पर रहना चाहिए, अच्छी तरह से उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, बल्कि उसको हम आगे एडवांस में प्रिपेयर करें। और तीसरा उसका मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन। ये तीनों चीज़ें जब हम करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हम इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे और ये जो हमारी जो नए केसेस हैं उनको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर पाएंगे। हमारे जो डिस्चार्ज केसेस हैं, जो हमारे रिकवरी केसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं और हमारा जो एक अच्छी बात है, जो 85% मरीज 82% से ऊपर हमारा रिकवरी रेट चल रहा है। फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ओवरऑल संख्या देखें तो चिंताजनक लगता है, लेकिन अगर हम जब देखें तो परसेंटेज के हिसाब से इतना चिंताजनक नहीं है। बट येस, डेथ्स आर डेथ्स एंड दे आर अनफॉर्चुनेट एंड चिंता तो रहती है उस बारे में। जी डॉक्टर कुमार, इस वक्त ये भी बात की जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना अब एयरबॉर्न हो चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस बारे में पहले भी कई सारी बातें आई थी और हमारे जो संस्थान हैं वह इस बारे में करीब कुछ हद तक स्थितियां बदलते रहे हैं। अपने अपने जो पक्ष है वो वक्त के हिसाब से उसके अनुसार ये बताते रहे हैं कि अब ये इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। और लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी देखिए, ये एयरबॉर्न तो ये वायरस जो है हवा के थ्रू, चाहे वो ड्रॉपलेट्स में हो चाहे वो बिना ड्रॉपलेट्स के हो, ये निकलता है और
सांस के जरिए लंग्स में पहुंचता है। अब इसको मेन जो चीज़ है वो अभी भी ड्रॉपलेट्स ही है। जब तक ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, ड्रॉपलेट्स जो है वो हमारे संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक इसका इन्फेक्शन ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि हम हवा में निकलेंगे बाहर तो सीढ़ी में या ओपन पार्क में या ओपन पब्लिक प्लेस में अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो वायरस जो है हवा में फैल रहा है, वायरस तैर रहा है। ऐसा नहीं है। ये वायरस जो है वो हम अगर एक दूसरे के नज़दीक होंगे, कोई भी दो आदमी, तो या तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू या बिना ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो सांस में जो वायरस निकल रहे हैं उसके थ्रू एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एयरबॉर्न एज वेल एज ड्रॉपलेट्स दोनों ही बातें हैं। जी डॉक्टर कुमार, ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं B1617 दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहा है। डबल म्यूटेंट की वजह से इस समय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। इस पर आप क्लैरिटी दीजिए हमें। इस स्ट्रेन के बारे में कंसर्न हमें अक्टूबर नवंबर से ही इस बारे में चिंतित होने लगे थे हमारा जो साइंटिफिक जगत है। और एक म्यूटेशन जो थी जो यूके से आई थी उसके बारे में भारत सरकार ने बड़े गहरे पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर एक संस्था क्रिएट की थी जिसका काम सिर्फ यही था कि हम इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, उस पर एक कड़ी नज़र रखें और उसके हिसाब से हम एक्शन करते रहें। अब ये बात है कि वो तो रही बात यूके के स्ट्रेन के बारे में, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मालूम पड़ा इन स्टडीज़ के थ्रू कि ये डबल म्यूटेशन हो चुकी है। और डबल म्यूटेशन के बारे में देखिए, ये वायरस जो है, mRNA वायरस जो है, ये वायरस ज़रूर बदलेगा, ये हमें मालूम है। इस बारे में ये वायरस ऐसा नहीं है या कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो स्टेबल रहता है। ये वायरस तो बदलेगा, अपनी प्रकृति बदलता है और जैसे जैसे ट्रांसमिट होता है वैसे वैसे इसमें बदलाव आते रहते हैं और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या इसकी इन्फेक्टिव कैपेबिलिटी वो बढ़ती या घटती रहती है। अभी ये बढ़ाव पर है। और फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी भी इसका ट्रांसमिशन तो वैसे ही होता है, इसका ट्रांसमिशन या इसको फैलने का तरीका अभी भी वही है। तो बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं, जो रिकमेंडेड हैं, अगर हम अभी भी वो अपनाएं और हम भीड़ ना करें, हम आइसोलेशन रखें, मास्क को सही तरीके से पहनें, दोनों अपनी नाक, मुंह और दोनों को कवर कर रखें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, ये कुछ बातें हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है। इसको अगर हम अपनाएं तो चाहे वो स्ट्रेन म्यूटेशन हो, चाहे वो नॉन म्यूटेटेड स्ट्रेन हो, वो हमें संक्रमित नहीं कर सकता। संक्रमण का तरीका वही रहता है। हाँ, उसका जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कभी बढ़ते घटते रहते हैं। तो वो तो जब ही होगा जब वो हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा, और उसमें बॉडी में प्रवेश वो जंप नहीं मार सकता। जंप मार करके ऐसा नहीं कि हमारे स्किन के थ्रू चला जाएगा या हमारे खाने के थ्रू चला जाएगा। म्यूटेशन डज नॉट मीन दैट। म्यूटेशन का मतलब ये नहीं है। तो हमें इस बारे में अभी भी ये समझना चाहिए, म्यूटेशन को हमें साइंस के लिए छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए छोड़ देना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए छोड़ना चाहिए कि वो इसका क्या मतलब निकालते हैं। लेकिन आम पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा अपने हिसाब से कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहे म्यूटेशन सिंगल हो, डबल हो, किसी एक पर्टिकुलर उसके हिस्से में हो या कहीं सारे में हो जाए, ये आप ध्यान रखिए कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसको अभी भी रोका जा सकता है बाय ट्रांसमिशन थ्रू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा, वैक्सीन अभी भी कारगर है इस चीज़ के लिए। इसलिए आप खुले दिल से, स्वेच्छा से वैक्सीन लगवाइए। जी और डॉक्टर कुमार, वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं तो कई लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर भी एप्रीहेंसिव हैं। सवाल लगातार हम दर्शक भी हम तक पहुंचा रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं कि अगर किसी का हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन तय सीमा 3 से ज्यादा है तो कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? देखिए, मैं इस बारे में आपको आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ
कि हमें आधा डॉक्टर या डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। हमारी जो नॉलेज है वो हम अपने कॉमन मैन को एक कॉमन मैन ही रहना चाहिए, और हमें व्हाट्सएप के थ्रू या ये जो आजकल नेट्स के थ्रू बड़े आसानी से जो लैंग्वेज है, जो हमें आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसको एक गलत तरीके से, कॉमन मैन एक गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको मिसयूज़ करने लगते हैं। आज वो सी रिएक्टिव प्रोटीन हो, चाहे वो डी डाइमर्स हो, चाहे वो सीरम फेरेटिन लेवल्स हो, कोई भी और अन्य इन्वेस्टिगेशन हो, जाकर लैब में सीधा कहते हैं कि आप हमारे ब्लड टेस्ट कर दीजिए। और अनप्रोफेशनलिज्म इतना है कि वो लोग भी कहते हैं अच्छा आप ये कर रहे हैं, 3-4 और टेस्ट करा लीजिए। अब वो 3-4 टेस्ट वो और दे देता है, जोड़ देता है। ऐसे ही सीटी स्कैन के बारे में हो रहा है। सीटी स्कैन हार्मफुल है। सीटी स्कैन सिर्फ डॉक्टर्स को एडवाइस करना चाहिए, लेकिन पब्लिक जो है वो आधी डॉक्टर बन चुकी है और वो पैनिक में ये सब चीज़ें कराती है। वी डू नॉट ट्रीट द सीटी स्कैन, वी डू नॉट ट्रीट द ब्लड टेस्ट, वी ट्रीट द पर्सन, वी ट्रीट द फिजियोलॉजी ऑफ द पर्सन। हम उसके उसके जो शरीर में जो चल रहा है उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं इन सब टेस्ट के थ्रू, और तब जाकर हम डिसाइड करते हैं कि इस मरीज के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आजकल सभी लोग अपने आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं, सभी लोग अपने आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, सभी लोग अपने आप रेमडेसिविर के बारे में भाग रहे हैं। ये सब पैनिक है। इस सबको बंद करना होगा। ये सब हमें समझना होगा कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सिर्फ कॉमन मैन हैं। डॉक्टर्स का प्रोफेशन उनको छोड़ देना चाहिए। जी जी बिल्कुल डॉक्टर कुमार, लेकिन पैनिक की एक वजह ये भी है कि बहुत से लोगों की ऐसी शिकायत है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो खून है वो थिक हो जाता है या उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। क्या ये सही है? देखिए, ये वैक्सीन के बारे में सेफ्टी ट्रायल्स हो चुके हैं। अब ये इसके बाद हमारे जो लास्ट फेज में जो ट्रायल होती है वो होती है लॉन्ग टर्म। इसके जो सेफ्टी रिजल्ट्स होते हैं, इसकी एफिकेसी और सेफ्टी प्रूव्ड है। तो इस बारे में ये इस तरह के संशय मन में रखना, अमूमन जिनका कोई बेस नहीं है, इस बारे में मैं कहूँगा कि इन बातों से दूर रहें और इन बातों को फैलाएं भी नहीं, ताकि पैनिक ना फैले। लोगों को चाहिए कि भी अपने डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह लें, और डॉक्टर के सलाह में ही ट्रीटमेंट भी लें, वैक्सीनेशन भी लें, और नहीं लेनी है तो उनसे बात करें कि हमें क्यों नहीं लेनी है। हो सकता है डॉक्टर आपकी बात को एड्रेस कर पाए और पब्लिक की बात को एड्रेस कर पाए और उनको ये समझा पाए कि नहीं, आपके एप्रीहेंशंस, आपके फियर, ठीक है, आपके फियर हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि फियर से ट्रीटमेंट नहीं होता है। फियर लीड्स टू मोर प्रॉब्लम्स। देयरफॉर आपको, हम एक कॉमन आदमी को कॉमन सेंस अप्लाई करके इन सब बातों से दूर रहना चाहिए और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से जाना चाहिए। अगर हम इतना सिंपल प्रोसीजर, इतनी सिंपल सी बात भी समझ लें तो हमारा दर्शकों को बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर कुमार जी, जैसे अगर आप हमारे दर्शकों को अगर सुझाव देंगे तो जो अब तो 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन होनी है, तो क्या हर व्यक्ति को अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करके वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। जब आप रजिस्ट्रेशन वहां जाएंगे तो डॉक्टर अपने आप पूछेंगे, पूरी टीम वहां लगी हुई है कि आपको ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपकी ये दिक्कतें तो नहीं है, आपको जो एक हिस्ट्री ली जाती है और आपके कुछ कंट्रा इंडिकेशंस जिसमें वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए, वो सारे रूल आउट किए जाते हैं। पूरी टीम एक साइंटिफिक तरीके से काम करती है और उस साइंटिफिक तरीके के बाद ये एक डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप में ये पाया गया कि आप इसके लिए सही कैंडिडेट हैं, आपको वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए आपको ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर माना जाता है कि अगर आपको कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हैं और ये लगता है कि नहीं, आप में ये वैक्सीन ठीक नहीं रहेगी, तो उसी समय चाहे रजिस्टर्ड हैं आप, फिर भी आपको ये कहा जाएगा कि नहीं, आप वहाँ जो डॉक्टर बैठे हैं वो आपको सलाह देंगे और बताएंगे कि ये वैक्सीन आपको नहीं लगानी चाहिए और क्यों नहीं लगानी चाहिए या कितने दिन बाद लगानी चाहिए। ये राइट प्रोसीजर है इसका। ठीक है
जी जी डॉक्टर कुमार, एक बहुत अहम सवाल मास्क को लेकर, क्या डबल मास्क लगाने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि 2 क्लॉथ के मास्क लगा लिए जाएं, कुछ कहते हैं सर्जिकल मास्क के ऊपर क्लॉथ का मास्क लगा लिया जाए, कुछ कहते हैं कि सर्जिकल मास्क N95 लगाया जाए। डॉक्टर कुमार इस पर फाइनली क्या कहते हैं? As a Government of India representative, as Director General of Health Services, Government of India, मैं एक बड़ी ही सिंपल बात कहना चाहूँगा। जितना हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। एक बात, पहली बात ये। दूसरी बात ये, एक अच्छी क्वालिटी का सर्जिकल मास्क लगा करके अगर आप अपना काम कर रहे हैं और जब जरूरी है तभी बाहर जा रहे हैं और सर्जिकल मास्क को जो कि प्रॉपरली एक क्वालिटी टेस्टेड, क्वालिटी अप्रूव्ड एक मैन्युफैक्चरर है उससे खरीद रहे हैं या उसका ही खरीद रहे हैं केमिस्ट से, अप्रूव्ड केमिस्ट से, और वो एक गलत काम में नहीं उलझा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्ड या 2 लेयर्ड सर्जिकल मास्क इज गुड इनफ। उसके ऊपर कोई और कपड़े का मास्क लगाने से या उसके नीचे N95 मास्क पहनने से या उसके नीचे भी एक मास्क पहनने से या उसके आगे भी एक मास्क पहनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए एक बड़ी सिंपल सी सलाह है, एक गुड क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का आप मास्क पहने, वही काफी है। डॉक्टर कुमार, बस मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी आपसे पूछना है कि जो पेशेंट्स घर पर हैं और रिकवर कर रहे हैं उनकी डाइट को लेकर आप शॉर्ट में क्या कहेंगे? उनको एक सिंपल प्रोटीन रिच डाइट और जो आसानी से हजम हो सके वो डाइट लेनी चाहिए, जिसमें पानी बहुत मात्रा में लेना चाहिए, कोई जूसेस हैं तो वो लेना चाहिए, फ्रूट्स का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, सोयाबीन या पनीर या मटर या मीट जिसमें हम कहेंगे फिश मीट, वो अच्छी चीज़ है। ये आपको प्रोटीन्स भी देंगे और आपकी डाइट को, आपके शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखेंगे, आपकी रिकवरी में अच्छा मदद करेंगे। जी, और डॉक्टर कुमार, कुछ लोगों का ये भी एक डाउट है कि उन्होंने जो ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की है उनका नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कोविन ऐप के जरिए, उसके बारे में भी कुछ जानकारी अगर हमारे दर्शकों को दे दें आप तो। कोविन ऐप के बारे में कुछ गलत शलत कुछ बातें उड़ी थी कुछ दिन पहले, जब हमने ये ओपन किया था 18 वर्ष तक की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन। तो ये कहा जा रहा था कि ये क्रैश हो गई है और ये इसमें हम आगे नहीं रजिस्टर कर पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो समस्या हुई थी, लेकिन उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन चालू है, लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का थोड़ा सा इशू अगर है भी तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। हमें पैनिक करने से फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपने अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करें, और जैसे ही कोविन पर आपका रजिस्ट्रेशन खुलता है वहाँ जाकर के अपनी वैक्सीन लें। ये थोड़ा संतुलन, थोड़ा बिना पैनिक के थोड़ा सा बैलेंस अपनी अप्रोच ये रखनी पड़ेगी कि ठीक है, कहीं थोड़ी सी अगर देरी हो भी रही है, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन 1 सप्ताह तक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 सप्ताह में आपको कुछ हो जाएगा। अब तब तक आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए, बाहर जरूरी नहीं है कि जाइए, और जब भी आपका नंबर आएगा आप उसे अपनाएं और वहां जाएं और उसको अपना करके अपने लिए वैक्सीनेशन करें। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण के सबसे बुरे दौर को झेल रहा है। जिस तरह से मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना का इलाज मिलने में परेशानी आ रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच परेशान करने वाली और राहत देने वाली दोनों खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3,82,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 3,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं।
तो आपको बता रहे हैं कि एक तरफ राहत है और एक तरफ चिंता भी है और इसी के बीच पूरा देश झूल रहा है और जूझ रहा है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग लगातार जारी है। मुंबई को वैक्सीन के 1 लाख डोज मिलने के बाद आज सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 45 से ज्यादा उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। पूरी स्थिति का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। काफी दिनों के बाद अब फिलहाल मुंबई में एक अच्छी खबर यह आई है कि मुंबई को 1 लाख वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये बीकेसी का जंबो कोविड सेंटर है, जिसका एक हिस्सा है जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर है। मैं आपको एक बार अपने कैमरामैन से जो कहूंगा, जो आपको पूरा नजारा दिखा सकते हैं। कुछ दिन पहले तक, यहाँ तक कहूँगा कल तक, ये पूरा खाली रहता था क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन ही नहीं थी और बड़ी संख्या में जो लोग थे उनको यहाँ पर आते थे और बड़ी मायूसी के साथ वापस चला जाना पड़ता था क्योंकि जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था उन्हीं को वैक्सीन की डोज मिलती थी। लेकिन आज जो मामला है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं जिनको स्लॉट मिला हुआ था सेकेंड डोज का, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और अब यहाँ पर एक जो तबका है वो ऐसा भी है जो लगातार अपने नंबर का इंतजार यहाँ पे कर रहा है। कई लोग जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को उनकी हिसाब से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। 1-2 दिन उसमें अभी अपॉइंटमेंट की नहीं कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं है तो उसके लिए हैंडीकैप का कैटेगरी नहीं दिया ना उसने। मुझे बस इतना समझा दीजिए क्या दिक्कत आ रही है, मेन लोगों को क्या समझाने में क्या दिक्कत आ रही है, लोगों की क्वेरी सबसे ज्यादा क्या है? क्वेरी ये है कि कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और वहाँ पे जो अपना स्टॉक आया है उसमें बोला है कि जिनको अपॉइंटमेंट है वो उनको ही दे दो, फर्स्ट डोज वाले। उन्होंने ऑलरेडी 500 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। फर्स्ट डोज वाले जिनको अपॉइंटमेंट मिला है, हाँ, फर्स्ट डोज विथ अपॉइंटमेंट ही देना है। सेकंड डोज को बोला है वॉक इन दे दो। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपॉइंटमेंट नहीं और फर्स्ट डोज है। सेकंड डोज है वो सीनियर सिटीजन और 45 साल से ऊपर की कैटेगरी के होंगे। यस, ठीक है, बराबर। देखिए, बीएमसी के कर्मचारी हैं, लगातार लोगों को इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की अपनी दुविधा है। जो उनको कहा गया है फर्स्ट डोज वाले जिनका अपॉइंटमेंट है, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको यहाँ पर डोज दी जा रही है। जो 45 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको वॉक इन की यहाँ पर सुविधा दी गई है। और बिहार में लॉकडाउन की घोषणा होते ही शहर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। अपने घर गांव जाने के लिए लोग सुबह से बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए भी लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। देखिए जी मीडिया संवाददाता नवजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन लगते ही राजधानी पटना से लोगों का पलायन एक तरीके से जारी हो गया है। देखिए किस तरीके से जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो घर जाने की जुगत में लग चुके हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं बस स्टैंड बाईपास के पास की कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने घर जाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन बस है या फिर कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है वो उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से पहले मिला करती थी। देखिए लोग हैं भटक रहे हैं कि गाड़ियों के लिए कि कहीं उन्हें गाड़ी मिले ताकि वो अपने घर तक पहुँचे। और जो गाड़ी भी मिल रही है वो उसमें भाड़ा ज्यादा बताया जा रहा है, किराया है वो अधिक लिया जा रहा है। ऐसी भी बात लोग बता रहे हैं। काफी कम संख्या में जो गाड़ियां हैं वो चल रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि ये जो मजदूर जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, श्रमिक हैं, वो किस तरीके से घर पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और सभी पदाधिकारियों को लड़ाई से बहुत ज्यादा कड़ाई से इसका पालन करवाने को कहा गया है। इसके बाद बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर पुलिस कड़ाई बरत भी रही है। पटना से संवाददाता संजय कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है और तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना के कारगिल चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और जो लोग बेवजह निकलने वाले हैं घर से उन सभी लोगों पे लाठियां भी चटकाई जा रही है। चूंकि साफ तौर पे ये कल जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था सभी पदाधिकारियों को कि सड़क पर बेवजह कोई भी वाहन लेकर के नहीं निकलेंगे, जो आवश्यक चीजें हैं वही जो है अपने काम के लिए निकलेंगे और उसके लिए सड़क पे जो है निकला प्रशासन के लोग जो है निकले। क्योंकि पटना के सभी चौक चौराहे पे जो है इसी तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारी जो है यहाँ काम कर रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे
पदाधिकारी खुद मौजूद हैं और लोगों से ये पूछ रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं, इसकी जो है जांच कर रहे हैं। और बेवजह निकलने वालों सड़क पर देखिए उसकी लाठी भी चटकाया जा रहा है, चूंकि साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके से बेवजह नहीं निकले, और इसी को लेकर के व्यवस्था की गई। सर क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? हमारी व्यवस्था यह है कि अनावश्यक कोई ना निकले। यहाँ पर लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है, और ये है कि कोई अनावश्यक रोड पर सड़क पर ना घूमे, और जो सड़क पर घूमता है उसको आवश्यक फाइन किया जा रहा है और उसको दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर यहाँ तो इंस्ट्रक्शन लागू होने के बाद भी लोग सड़क पर निकल रहे हैं। हाँ, तो उसी को रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रुक जाए ये, ताकि कोविड का फैलाव और ज्यादा ना हो। तो देखिए संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं की थी, उसी को लेकर के प्रशासन के भी लोग सड़क पे हैं, और वे साफ तौर पे लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि बेवजह घर से ना निकले, अन्यथा आप पे जुर्माना की राशि भी वसूल की जाएगी और आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। और पटना में लॉकडाउन के पहले दिन सड़क पर पुलिस की सख्ती साफ तौर पर नजर आई। राजधानी पटना के एंट्री पॉइंट अनीसाबाद में कड़ी पूछताछ और जांच के बाद ही लोग शहर में प्रवेश कर पा रहे हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता नवजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट भी। लॉकडाउन का पहला दिन है, सेकेंड वेव का यह पहला दिन है। देखिए किस तरीके से राजधानी पटना का यह शहर का एंट्री पॉइंट है, अनीसाबाद का गोलंबर है। देखिए किस तरीके से गहन जांच हो रही है। हर शहर के अंदर जो घुसने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं, उसकी कड़ी जांच की जाती है। उनके आइडेंटिटी कार्ड को देखा जाता है कि किस पर्पज से वो अंदर जा रहे हैं, शहर में जाना चाह रहे हैं। इसी की वजह से इस गोलंबर पे देखा जाए तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। यह जो पटना बाईपास का एक हिस्सा है, यहीं से राजधानी पटना के अंदर आप एंट्री पा सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से जो पुलिस है कड़ाई के साथ, पूरे जो ट्रैफिक वाले हैं वो लगे हुए हैं जांच करने में। बिना जांच के, बिना किसी भी गैर जरूरी लोगों को यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें जरूरत है उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। यानी शहर के अंदर यदि आपको आना है तो कोई न कोई वाजिब बात होनी चाहिए, कोई न कोई जो जरूरी काम है वो होना चाहिए। यदि आप हेल्थ सेक्टर या फिर कह लीजिए कि जो कह लीजिए कि अति जरूरी जो काम से लगे हुए लोग हैं उन्हें होना चाहिए। यदि आप किसी स्वास्थ्य विभाग में हो, अग्निशमन विभाग में हो या फिर आपदा विभाग में हो, तो इन विभाग में आप जब काम करते हैं उन्हीं विभागों को लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए खुद जो पुलिस है यहाँ पे एक तरीके से मोर्चा संभाल रही है, और इसी की वजह है कि थोड़ी सी इस चौराहे पे कह लीजिए कि जाम की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। युवा भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। देखिए जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट भोपाल से। बड़ी संख्या में 18 से अधिक के उम्र के लोग यहां पर पहुंचे हैं, जबकि सिर्फ आज 100 लोगों को वैक्सीन लगनी है जो 18 से 44 तक के उम्र के लोग हैं। लेकिन अब तक यहां पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। वहीं पर दूसरी लाइन में बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिन्हें दूसरा डोज लगवाना है, किसी को पहला डोज लगवाना है, तो कोई कोविशील्ड वैक्सीन लगवाना चाहता है। अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। न इन बुजुर्गों को कोई जानकारी है कि क्या इन्हें आज दूसरा डोज लगेगा या नहीं लगेगा। लोगों में कुछ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, लंबी कतारें हैं यहाँ पर। यहाँ से लेकर बाहर तक लोग लाइन में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कितने बजे से आए थे? 8:30 बजे से। क्या बताया जा रहा अभी तक? सर बहुत अव्यवस्था है, कुछ पता नहीं लग रहा किसको लगना है किसको नहीं लगना। पहली चीज तो ये कह रहे हैं स्लॉट वालों को लगेगा। अभी तक उनके पास ही लिस्ट नहीं कि कितने लोगों का स्लॉट है। 100 लोगों का कह रहे हैं जैसे पेपर में बताया, लेकिन अभी ये खुद असमंजस में, और हम लोग 2-3 घंटे से खड़े और देख रहे हैं। असमंजस की स्थिति राजधानी भोपाल के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रही है। तो लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। 9 से 11 का स्लॉट जिन्होंने बुक किया था उन्हें भी अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। लोग कह रहे हैं कि मंत्रियों का इंतजार हमें करना पड़ रहा है। वैसे में देखना होगा कि कब तक यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो पाता है। और आज जो 100 लोगों का लक्ष्य रखा गया है, चूंकि वैक्सीन की कमी है प्रदेश में, 1 तारीख से जो वैक्सीन लगनी थी वो 5 तारीख को शुरू हो रहा है, और एक दिन में मात्र 100 लोगों को वैक्सीन लगना है जो 18 से अधिक उम्र के लोग हैं, 44 तक के लोग हैं। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।
और मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह के टीकाकरण केंद्र के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। ग्वालियर से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया और हम इस वक्त मौजूद हैं जयारोग्य अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि जो यूथ की जो भीड़ है वो काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। उसके बाद युवाओं ने जो है रजिस्ट्रेशन कराए थे और उनको इस तरीके से टाइम स्लॉट और अस्पताल का आवंटन किया गया था। उसके बाद वो लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। आप 18+ हैं, वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, किस तरह का फील कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना रहा हूँ, टीकाकरण सबको करना चाहिए। जो भी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है एकदम सेफ और सिक्योर है। आप बताइए, बहुत सारे लोग जो है वो डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, उनको क्या संदेश? नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। इसमें जो वैक्सीन भारत सरकार ने बनाई है वो उस वक्त से एकदम बढ़िया है और लगवाना सभी को चाहिए। मैम, आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया था और कितने दिन में नंबर आपका आया? मैंने कल ही करवाया था रजिस्ट्रेशन और आज। आपके घर में कौन कौन लोग जो हैं वैक्सीन लगवा चुके हैं? मम्मी पापा लगवा चुके हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी डर रहे हैं वैक्सीन से। वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोविड तो वैसे भी होगा, जान वो वैसे भी ले लेगा। वैक्सीन से जान जाएगी नहीं, बच जाएगी। तो और लोग भी हैं, आप बताइए मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो डर रहे हैं? वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, लेट करना चाहिए, क्योंकि अभी वैक्सीन वैसे भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। कैसा फील कर रहे हैं? कब रजिस्ट्रेशन कराया था और परिवार में कौन कौन लोग हैं जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं? जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ था 18+ वालों के लिए, तभी रजिस्ट्रेशन करा दिया था। घर पे मम्मी पापा ऑलरेडी लगवा चुके हैं और अब हम लोग भी जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम भी वैक्सीन लगवाने आ गए। बहुत सारे लोग जो है जो डर रहे हैं या भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि फॉरवर्डेड मैसेज से अच्छा है कि आप खुद जाके रिसर्च करें, खुद पढ़ें कि वैक्सीन के क्या फायदे हैं, और ना कि लोगों से उनकी बातें सुन के इन्फ्लुएंस हो जाएं कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। खुद से एजुकेट करें खुद को और वैक्सीन जरूर लगवाएं सब लोग। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं और 18 साल से 44 साल के बीच के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन कराने पहुंचे हैं और जिनमें बहुत उत्साह है। इसके पहले भी लगातार जब हम उनके बीच जा रहे थे तो वो भी वैक्सीनेशन को उनके लिए अनिवार्य करने की बात कर रहे थे और अब जाकर आज से उनके वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.